हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग सांस क्यों लेते हैं? आप लोग बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों वाला। ऑलरेडी सबको पता ही है कि हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, हमारी बॉडी में एनर्जी बन पाए और उसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाए, वर्क डन कर पाए। खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी और काम नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली एक चीज सबको पता है, बच्चों बच्चों को पता है कि खाना खाएंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है और ये दोनों जाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी बनेगी तभी हम लोग काम कर पाएंगे। सही बात है ना? तो ये जो प्रोसेस है जिसका इसका नाम है रेस्पिरेशन, जो मैंने यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक बायोलॉजी में आने वाला बहुत फेमस टॉपिक है रेस्पिरेशन। ओके, तो हम लोग उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली समझने का ट्राई करेंगे एज पर दी सिलेबस गिवन इन योर 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। बराबर है? तो चलो आज इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो जैसे आपने खाना खा लिया, राइट? तो खाना खाने के बाद थोड़ा मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको, है ना, जिससे आपको थोड़ा लिंक लग पाएगा कि आपने सांस ले लिया। चलो पहले खाने की बात करते हैं। तो खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद वो खाना आपका गया कहां पे? गया स्टमक में, गया इंटेस्टाइन में गया। बराबर? वहां पे उसका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है सेल से, आपको ऑलरेडी पता ही है ना कि बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। बराबर है? सही है? तो ये चला गया सेल के अंदर। दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम लोग ने सांस लिया, ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स के अंदर और वो लंग्स से डेफिनेटली गया हमारे ब्लड में और ब्लड से वो गया हमारे सेल में। मतलब दो चीज यहां पे मिल रही है, दो चीज यहां पे हो रही है। मतलब कि जो खाना खाया आपने उसमें से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पे गया सेल के अंदर और सांस लेने के बाद ऑक्सीजन पे गया सेल के अंदर। अब वो सेल के अंदर जाने के बाद करेंगे क्या, वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहां पे लिखा हुआ है देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस। बराबर है? दैट अकर इनसाइड दिस सेल, क्योंकि मैंने बता दिया कि सेल के अंदर होने वाली है। बराबर है? टू जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी बनाने के लिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता ही है, बच्चों बच्चों को पता है एटीपी क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल और एनर्जी करेंसी होती है जिसके टूटने पे एनर्जी मिलती है। सही है? नाउ अभी इसको देखते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि समझ लो कि अभी ये ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर आ चुका है। कहां पे आ चुका है? सेल के अंदर आ चुका है। सही है? सेल के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। क्लियर है? अब क्या होगा, सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज अपने अंदर से पायरुविक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी और ग्लूकोज अपने अंदर से पायरुविक एसिड बनाएगा। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होगी ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में होती है। आपको पता ही है साइटोप्लाज्म क्या होता है सेल के अंदर। तो ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में और ये प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस और प्रोसेस। बराबर है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दिख रही है छोटी लेकिन बहुत बड़ी होती है। 10 अलग अलग स्टेप्स, 10 अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बट अभी के लिए आपको यह सोचना है, समझना है कि ग्लूकोज सेल में गया, कहां गया? साइटोप्लाज्म में, और उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया पायरुविक एसिड में और जो प्रोसेस का, जो रिएक्शन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। सही है? अब सही गेम और ओरिजिनल गेम अब शुरू होती है। गेम क्या है कि पायरुविक एसिड जब बना साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में उस टाइम पे कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, उसके डिपेंडेंसी पे यू कैन से आगे क्या होने वाला है वो पता चलेगा। सही है? नाउ जैसे यहां पे पायरुविक एसिड बन गया। बराबर है? सो अब समझ लो कि सेल में अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है ना? तो यहां पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अब जाके यहां पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एनर्जी बनेगी बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनेगी। बराबर है? और देखो यहां पे ये रिएक्शन अब कहां पे होने वाली है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर रिएक्शन होने वाली है। और फाइनली इसमें क्या होगा कि इसमें रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की along with that of pyruvic acid और फाइनली क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, 36 और 38 ATP बनेंगे। सही है? दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन के कौन सा ऑर्गन का सेल है, राइट? और यू कैन से के अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसा है, ये आपको बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। बट अभी के लिए यहां पे CO2 बनेगा, H2O बनेगा, 36 और 38 ATP बनने वाले हैं। सही है? जो एक मेजर अमाउंट ऑफ ATP यहां पे बनने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन का यहां पे यूटिलाइजेशन होने वाला है। सही है? नाउ दूसरा, अगर समझ लो कि पायरुविक एसिड जब साइटोप्लाज्म में खड़ा है तब ऑक्सीजन अवेलेबल तो है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत ही कम है। सही है? मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो डेफिनेट सी बात है कि बॉडी ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगी बिकॉज कम है, तो मतलब नहीं कर सकती ना बॉडी का सेल्स। तो अब क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे
सॉरी, इसका नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे बॉडी के सेल ऑक्सीजन को यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल एंजाइम को यूज करेंगे। सही है। और ये प्रोसेस होती है इन स्केलेटल मसल। हमारे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हमारे, उसके जो टिश्यू होते हैं उसके सेल्स की बात हो रही है। सही है। तो स्केलेटल मसल टिश्यू के सेल्स जो होते हैं जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करेगा, और पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करने के बाद क्या होगा, यहां पे बन जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है। क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा और 2 ATP बनेगा। यहां पे देखो एनर्जी बहुत कम मिलने वाली है, सिर्फ 2 ATP विद कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम मिलती है, तो यहां पे सिर्फ 2 ATP मिलेंगे और लैक्टिक एसिड बनेगा। देखो कई बार हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा वर्कआउट ज्यादा कर देते हैं। तो वर्कआउट ज्यादा करने से क्या होगा कि स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब स्केलेटल मसल को एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो डेफिनेटली एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे स्केलेटल मसल के सेल में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी स्टार्ट करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे स्केलेटल मसल में, और जिससे बनेगा लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए, दर्द के लिए। जो मसल फटिक बोलते हैं ना, मसल फटिक मतलब कि आपको पेन होता है। देखो जिम जाने के बाद कुछ दिनों तक आपको पेन होता है, या कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद कुछ दिनों तक स्टार्टिंग में आपको पेन होता है। वो पेन होने का मेन रीजन है लैक्टिक एसिड, जो मैंने यहां पे बताया। सही है। ओके, सो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब थर्ड अलग से एक है, राइट, यू कैन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में तीसरा आएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, लेकिन उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी चांस नहीं बनता है कि भैया ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो डेफिनेटली यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करने वाले हैं। ओके, और ये रिएक्शन हमारे अंदर नहीं होती है, ह्यूमन में नहीं होती है। ये रिएक्शन होने वाली है ईस्ट के अंदर। ईस्ट मतलब क्या, एक फंगस है, बराबर है। तो ईस्ट के अंदर ये रिएक्शन होने वाली है, और ये रिएक्शन जब होगी जिसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेफिनेटली बाय यूजिंग पर्टिकुलर एंजाइम, क्या बनेगा यहां पे C2H5OH बनेगा। इसका नाम है इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल, और इथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है। उसके साथ यहां पे बनेगा CO2 जो इवोपरेट हो जाएगा, और उसके साथ यहां भी बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाली है, ओनली 2 ATP विल बी देयर। सही है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये भी आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली ईस्ट क्या करेगा, एंजाइम का यूज करेगा, इथेनॉल बनाएगा, और इसमें भी एनर्जी बहुत कम मिलती है। और डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, ब्यूरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो अल्कोहल बनाया जाता है, वो अल्कोहल इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट करके। सही है। ओके, सो ये कुछ यू कैन से सुपरफिशियल नॉलेज था जो आपको ऑलरेडी 10th के एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन आप जब नीट के लिए पढ़ाई करोगे तो गेट टू नो कि बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है, तो मैंने यहां पे एंजाइम लिखा है, ये एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम है इसका, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, और उसी तरीके से यहां भी कोई पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सही है। तो आपका आज का होमवर्क ये है, आपको ये ढूंढना है कि ये कौन सा एंजाइम है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में करेगा और अल्कोहल को, मतलब कि इथेनॉल को बनाएगा। सही है। चलो, सो आई होप कि आपको ये रेस्पिरेशन जितना मैंने बताने का ट्राई किया उतना समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू सो मच।